Hello everyone, I am नरेंद्र सिंह। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपके लिए इंग्लिश के बारे में कुछ जानकारी दी थी, टेंसेस के बारे में कुछ प्रकाश डाला था। फिर मैं बताना चाहता हूं कि ये जो टेंसेस हैं ये क्या है। ये इंग्लिश की एक तरह से नींव समझ लीजिए, आधार समझ लीजिए, फाउंडेशन समझ लीजिए। जैसे मकान की नींव होती है, फाउंडेशन होती है, तो जिस मकान की नींव अगर कमजोर है तो मकान भी कमजोर होता है। इसी तरह से ये जो टेंसेस हैं, अगर ये आपके कमजोर रह गए तो आप समझ लीजिए आप बाद में कितनी भी मेहनत करते रहना, आपकी इंग्लिश हमेशा कमजोर रहेगी। इसीलिए आपके लिए अभी से इन पर पूरा ध्यान देना है, चाहे इनमें समय कितना भी लग जाए। आपके लिए अपना जो फाउंडेशन है वो मजबूत करना है इंग्लिश का। क्यों? आप देख रहे हैं कि आजकल इंडिया में, भारत में ज्यादातर शिक्षा है, चाहे एकेडमिक है चाहे प्रोफेशनल है, मोस्टली इंग्लिश में दी जा रही है। और जिस भाषा में ये शिक्षा दी जा रही है उस भाषा का कम से कम ज्ञान तो होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। जब भाषा का ज्ञान उसका कमजोर होगा तो वो जो भी ज्ञान, चाहे टेक्निकल क्षेत्र का हो, चाहे मेडिकल क्षेत्र का हो, एकेडमिक हो, वो उसका ज्ञान उतना साउंड नहीं होगा। और जिस देश में ज्यादातर जिस भाषा में शिक्षा दी जा रही हो और उस भाषा का ज्ञान स्टूडेंट का बहुत कम है, जीरो है, सामान्य है, तो वो जो है शिक्षा भी ढंग से प्राप्त नहीं करेगा। और ऐसी शिक्षा के द्वारा साइंटिस्ट, दार्शनिक, फिलासफर बनने की जो पॉसिबिलिटी है वो उसी अनुपात में कम रह जाती है। मान लीजिए ब्रिटेन को ले लीजिए, उसकी भाषा क्या है, क्या थी और क्या है? इंग्लिश। बच्चा इंग्लिश वहां पर बोलता है, शुरू से इंग्लिश के वातावरण में रहता है, इंग्लिश के वातावरण में पढ़ता है। इसीलिए वहां पर साइंटिस्ट ज्यादा बने थे, कभी दार्शनिक ज्यादा बने थे। तो अब हमारा देश है, इसमें क्या है, एक प्रचलन हो गया है इंग्लिश भाषा का। जब प्रचलन हो गया है इंग्लिश भाषा का, सारी शिक्षा इंग्लिश में दी जा रही है, तो कोई न कोई एक ऐसा निकाय होना चाहिए जो भाषा की ठोस जानकारी दे सके, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से डेवलप करें। और यही सोच करके मैंने इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने ऊपर लिया है। मैं जितना होगा भाषा का ज्ञान स्पष्ट तरीके से पूरा ज्ञान दूंगा। उससे क्या होगा कि स्पीकिंग तो आएगी, उच्च कोटि की आएगी, केवल हेलो हाय करना नहीं। उसका जो पढ़ने का जो तरीका है, जो पढ़ रहा है, अपनी पुस्तकों में ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, उसकी जो है समझने की जो क्षमता है
वो बहुत बढ़ जाएगी और ये होना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की किताबों में जो सेंटेंस हैं वो टफ तरीके से लिखे होते हैं, लेकिन बच्चा तो ABCD भी बहुत कम जानता है। ऐसे वही केस होते हैं। और तो और पढ़ाने वाले भी, मैं सबकी बात नहीं कह रहा, ऐसे भी होते हैं कुछ कि वो जानते ही नहीं कि इस किताब में जो लिखा है, मैं पढ़ा रहा हूं, इसका अर्थ क्या है। यहां तक नौबत है। सिर्फ शिक्षा क्या है, व्यापार बना हुआ है। लेकिन भाई ठीक है, हमारी गवर्नमेंट इस दिशा में सोच रही है, जान करके ये बहुत खुशी होती है। और मैं जो है अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे एकेडमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा है और चाहे प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उसके लिए ये भाषा एकदम सिंपल हो जानी चाहिए। तो मैं इसीलिए कहता हूं कि ये टेंस क्या है, ये आधार है इंग्लिश भाषा का। इसीलिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। ये नहीं सोचना कि ये सर तो बहुत समय लगा रहे हैं, स्कूल में तो कुछ ही मिनट में समझा के बराबर कर देते हैं, और ये देखो कितना जो है। अरे भाई, मुझे समझाना है, रटाना नहीं है। मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया था कि ये टेंस क्या है। ये टेंस बताते हैं बात वर्तमान की जा रही है, बात बीते हुए समय पास्ट की जा रही है, बात फ्यूचर की आने वाले समय की। फिर बात की का रूप क्या है, कार्य का रूप क्या है, वर्ब का रूप क्या है। उस टेंस में, उस काल में कार्य के सामान्य रूप से होने की बात कही जा रही है, या कार्य के चालू रहने की बात की जा रही है, यानी कंटिन्यूअस। और जब सामान्य रूप से होने की बात की जाती तो इंडेफिनिट, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर इंडेफिनिट। परफेक्ट बताता है कि जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है, चाहे पास्ट की बात हो, चाहे फ्यूचर की बात हो, चाहे प्रेजेंट की बात हो। और परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या बताता है इन तीनों ही टेंस में, कि काम हो रहा है, हो रहा था, हो रहा होगा, लेकिन कुछ समय पहले से। अब ये इतनी स्पष्ट, इसको स्पष्ट करना है इन बातों के लिए, तो 3 के ये बन जाते हैं 12 टेंस। 12 टेंस का मैंने पिछली क्लासेज में ये थोड़ा सा लाइट डाली थी कि इनमें कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। मैंने क्लियर किया था, कोई ज़्यादा मैंने कोई समय नहीं लिया, न कोई मैंने ज़्यादा कोई फॉर्मूला बताया। अब ये मालूम पड़ जाता है हमारी हेल्पिंग वर्ब से कि ये टेंस कौन सा है और इसमें पोजीशन क्या है। काम सामान्य होने की बात की जा रही है और कार्य को लगातार होने की बात की जा, काम के समाप्त होने की बात की जा रही है, काम के चलने की बात की जा रही है, लेकिन कुछ समय पहले से। तो ये दोनों काम क्या, ये जो काम होते हैं इनको पूरा क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिलकर के करते हैं। इसके बाद बात आती है कि कार्य को पॉजिटिव रूप दिया जा रहा है, नेगेटिव रूप दिया जा रहा है, या इंटेरोगेटिव रूप दिया जा रहा है। तो इनके फिर ये चार प्रकार हो जाते हैं और ये 48 हो जाते हैं, 48। इनको मैंने बताया था। अब ये जो चार प्रकार होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, 2 टाइप्स, इंटेरोगेटिव, ये किससे होते हैं?
ये जो हमारी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, नॉट है या नेवर है और क्वेश्चन वर्ड है, इनका जो विन्यास है, क्रम है, इधर से उधर करके हम इसको बनाते हैं। मैं 1 बाई 1 लूंगा, आपको पूरा ध्यान देना है, समझना है, रटना बिल्कुल नहीं। मैं एक एक करके लूंगा। मैं पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जहां भी इंडेफिनिट आ जाए आप समझ लो कि काम को होने की सामान्य बात कही जा रही है। अगर ये इंडेफिनिट प्रेजेंट में है, काम होता है, जैसे वो जाता है, आता है। पास्ट में कही जाती है इंडेफिनिट की बात, सामान्य जानकारी आती है, उसने वो काम किया या किया था। फ्यूचर की बात आती है इंडेफिनिट की, वो काम करेगा। ठीक है, इस तरह से गागी की। तो हम पहले लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। मैंने बताया था इसकी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? डू या डज। डू और डज। और एक बात और ध्यान रखनी है कि यही ऐसा टेंस है, प्रेजेंट पूरा का पूरा, चाहे इंडेफिनिट है, चाहे कंटीन्यूअस है, चाहे परफेक्ट है, चाहे परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इस पूरे के पूरे टेंस में हमेशा जो सब्जेक्ट है उस पर नजर रखी जाती है कि ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। ये सिर्फ इसी टेंस के अंतर्गत है, ये इसकी अपनी विशेषता है। इसीलिए इस टेंस को पढ़ाने में मैंने देखा है ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है, लेकिन मैं तो कोई भी चीज़ है, चाहे कितना भी टफ है, चाहे उसमें कितने भी रूल्स हैं, मैं जरा सा भी नहीं रहने दूंगा। तो आप समझ लीजिए कि यानी इसमें सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल ध्यान दिया जाता है। अब मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो हम इसका सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी इसके लिए एफर्मेटिव भी बोल देते हैं। पॉजिटिव का मतलब क्या है? काम का होना। नेगेटिव क्या है? काम का न होने के बारे में सूचना दी जाए। जैसे कोई भी एक्शन ले लो, आप मटर गश्ती तो करते होगे कभी ना कभी जीवन में। चलो हम इसी को ले लेते हैं। वे मटर गश्ती करते हैं। मूच अराउंड। देखिए वे मीन्स दे क्या है? ये प्लूरल है। अब आप कहेंगे सर तो आपने सिंगुलर प्लूरल और डाल दिया, हम कैसे मालूम करेंगे?
अरे कुछ भी नहीं है। देखिए, आप ये ध्यान रखिए कि ये आई है, वी है, यू है, और दे है, या कोई भी प्लूरल नाउन है। आप कहेंगे प्लूरल नाउन सर, ये तो आपने ग्रामर की बात ले ली। अरे भाई, नाउन, आपको नाउन की डेफिनेशन रटाई होगी कुछ, लेकिन आप समझ लीजिए कि नाउन क्या होता है। जनरली मैं बता रहा हूं, आपको जो भी कोई दिखता है, चाहे कोई वस्तु, चाहे कोई जानवर, चाहे कोई मनुष्य, चाहे कोई ग्रह उपग्रह, जो भी आपको दिखता है और जो आप फीलिंग करते हैं, अनुभव करते हैं, उसका नाम ही नाउन होता है। समझे? अब अगर आई है, वी है, यू है, दे है, ये प्लूरल नाउन है, ये जो है प्लूरल नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, पहले इनको समझ लो कि ये प्लूरल है और ही है और शी है और इट है या सिंगुलर नाउन है। तो ये किस में आते हैं? सिंगुलर में। ये तो हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। चलो वैसे ही मान लो, ये प्लूरल में आते हैं, ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। आप कहेंगे सर, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि आई जो है प्लूरल में है। आई प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। लेकिन आप जानते हैं, आई मीन्स मैं, सभी जानते हैं। और मैं का मतलब क्या होता है? घमंडी। जहां मैं होती है, जिस आदमी में, व्यक्ति में, वो घमंडी होता है। और घमंडी की तो बात जानते ही हैं। ये आई जहां भी जाएगी अकेली होगी, कह देती है मुझे कैपिटल बनाओ। और इसके अलावा जब इसका यूज होता है तो ये कहती है मेरे लिए प्लूरल वर्ब दीजिए, सिंगुलर। और अगर प्लूरल नहीं दे सकते तो मुझे कोई दूसरी वर्ब दीजिए, मैं ये सिंगुलर। इसलिए इसके लिए कहीं तो प्लूरल वर्ब देते हैं, प्लूरल में रखते हैं, कहीं कहीं इसके लिए अलग दे देते हैं। जैसे कंटिन्यूअस में आएगा, एम ले लेती है ये, कहीं इसकी नहीं चलती तो इसके लिए सिंगुलर भी मिल जाती है। लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा प्लूरल वर्ब लेती है। क्यों? आई मीन्स मैं, यानी घमंडी। जिसके अंदर मैं होती है उसके अंदर घमंड होता है। इसीलिए हम इसके लिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने प्लूरल और सिंगुलर को समझ लिया, ये सब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। इसमें क्या है? ता है, ती है, ते है। कोई काम होता है, कोई काम होता है पॉजिटिव, कोई काम नहीं होता है नेगेटिव।
क्या कोई काम होता है? यस या नो टाइप इंटेरोगेट। कोई काम होता है तो कब होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, किस समय होता है, किसके साथ होता है। वो हो गया इंटेरोगेटिव विदाउट यस या नो। मैं ये सब आपको समझाता हूं। अब वे मटर गश्ती करते हैं। आपको ये तो मालूम ही है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी, कौन सी बताई थी? डू या डज। लेकिन जब इसका पॉजिटिव होता है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, डू या डज नहीं लगती। आपने देखा होगा जब गवर्नमेंट बनती है, पीएम साहब सबके लिए डिपार्टमेंट बांटते हैं, लेकिन कुछ चीजें अपने पास रखते हैं। इसीलिए मेन वर्ब जो है अपने साथ पॉजिटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लेती है, ध्यान रखना है। कहां पर? प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव होता है, वहां भी जो है कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं ली जाती। ये दो जो है पॉजिटिव पॉजिटिव, प्रेजेंट का पास्ट का, ये ऐसे हैं, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं। लेकिन मैंने कहा था कि ये तो ध्यान रखा ही जाता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। तो हम इसको कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद डू या डज तो आती नहीं है पॉजिटिव में, क्या आएगा? मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट। देखिए कोई भी इंडेफिनिट हो, तीनों का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप कहेंगे सर पास्ट इंडेफिनिट में तो सेकंड आती है, वो एक अपवाद है, उसको जब आएगा जब बताएंगे। हमें सारी चीजें ध्यान रखनी होती है। सब्जेक्ट लगाएंगे सबसे पहले, मेन वर्ब लगाएंगे, उसकी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल ये दिखाना होता है, तो हम क्या करते हैं? ये जो मेन वर्ब है इसमें एस और ई एस जोड़ देते हैं। कब? विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये तो आप ध्यान ही रखेंगे, एस का मतलब सिंगुलर, इस एस का मतलब सब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रख दो भाई। अगर सिंगुलर है सब्जेक्ट तो उसमें एस या ई एस जोड़ दो। अब बात आती है कि सर आप तो एक न एक जो है नई पेचीदी चीज बता देते हैं, कहां एस लगावें कहां ई एस लगावें। ये कोई खास चीज नहीं है, मुझे बताना इसीलिए है कि मैं आपके लिए भाषा का पूर्ण ज्ञान कराना चाहता हूं, खाली स्पीकिंग ही नहीं। ये देखिए कि अगर कोई भी वर्ब है और वर्ब के अंत में या तो एस है या डबल एस है या ओ है या एक्स है या एस एच है या सी एच है, तो हम क्या लगाएंगे? ई एस जोड़ेंगे सिंगुलर बनाने के लिए, और सब में तो एस लगा देंगे। तो ये क्या कोई खास बात थोड़ी है। और आज जब अध्ययन करेंगे अपनी पुस्तकों का, अपनी बुक्स का, जब आप उसकी स्टडी करेंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की है, ये आपके लिए चीजें आएंगी तो सब दिमाग में आराम से बैठ जाती है। और मैं ये भी बता रहा हूं कि ये जो प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट है,
इसका बहुत यूज होता है। चाहे न्यूज पेपर ले लो, चाहे आपकी स्टडी की बुक्स हैं, हिस्ट्री वगैरह की तो मैं बात नहीं कर रहा, आप जो भी, चाहे मेडिकल की, चाहे टेक्निकल, और चाहे एकेडमिक और भी हैं, ये इन सब में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज ज्यादा होता है, इसलिए आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इतना ध्यान रखना है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको एस या ई एस जोड़ देना है, और इसके बाद अदर वर्ड्स, जो दूसरे शब्द रह जाएं। देखिए, मैं अदर वर्ड, वैसे तो जैसे ऑब्जेक्ट, ईटीसी, ये अदर वर्ड्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ईटीसी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट आए, इसीलिए मैं अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा हूं, यानी दूसरे शब्द। ऑब्जेक्ट आ जाए तो ऑब्जेक्ट रख दो अदर वर्ड में, नहीं आता है तो जो आते हैं उनको रख दीजिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है? पॉजिटिव में सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, वे मटर गश्ती करते हैं। सब्जेक्ट है तुम्हारा वे यानी दे, ठीक है। प्लूरल है तो मेन वर्ब क्या है? मटर गश्ती करना, मूच अराउंड। देखिए, इसमें हमें एस या ई एस नहीं लगानी चाहिए। एस या ई एस कहां लगती है? विद सिंगुलर सब्जेक्ट। ये सिंगुलर थोड़ा ही है, दे किसमें आता है? प्लूरल में। तो नहीं लगाएंगे, हम मूच का मूच ही करेंगे, दे मूच अराउंड। अब वह मटर गश्ती करता है, या तुम्हारा भाई, तुम्हारा छोटा भाई मटर गश्ती करता है। जहां करता है, करती है, करते हैं आ गया तो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, यानी प्रेजेंट में सामान्य कार होने की बात कही जा रही है। तुम्हारा भाई क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तुम्हारा भाई क्या हो गया? योर ब्रदर, सिंगुलर है, मटर गश्ती करता है, मूच अराउंड। लेकिन भाई ये तो सिंगुलर है, तो इसमें ये वर्ब क्या है? एक्शन क्या है? मूच अराउंड, मटर गश्ती करना। तो इसमें क्या है? ई एस लग जाएगी, एस नहीं लगेगी। क्यों? कि जहां पर सी एच होता है, स्पष्ट है, ई एस लगती है, तो हम क्या करेंगे? ई एस जोड़ देंगे। तो कैसे बोलेंगे? योर ब्रदर मूच्ड अराउंड। क्लियर? अब हम लेते हैं, पॉजिटिव हो गया, अब हम लेंगे नेगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, इसमें क्या है? नेगेटिव में काम नहीं होता है, तुम मटर गश्ती नहीं करते हो। नहीं करते हो। देखिए, ये कौन सा हो गया? नेगेटिव हो गया, नहीं आ गया सब। काम तो हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है? नेगेटिव हुआ है।
तुम मटर गश्ती नहीं करते हो, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला आपका हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट और इसके बाद या तो डू या डज। अब देखिए इसमें इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ रही है, सिर्फ किसमें नहीं आती? पॉजिटिव में, ये ध्यान रखना। और इसके बाद भाई नॉट तो आना ही आना है। कहां? मेन वर्ब से पहले। मैंने बताया था कि नॉट जो है मेन वर्ब से पहले आता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब में 2 वर्ड या 3 वर्ड हो जाते हैं तो ये जो पहला वर्ड होता है उसके बाद आती है, लेकिन ये रहती हमेशा मेन वर्ब से आगे है, पीछे नहीं रहती। बस इतना ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट और इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है। हमेशा इंडेफिनिट किसी का भी हो, फर्स्ट फॉर्म आती है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव छोड़ करके बस। और इसके बाद क्या आ जाएगा? अदर वर्ड। ओके, अब देखो ये फॉर्मूला आपका बन गया। तुम मटर गश्ती नहीं करते हो, सब्जेक्ट क्या है? यू, YOU। यू किस में आता है? प्लूरल में आता है, तो क्या लगेगा? डू लगेगा। देखिए मेन वर्ब में तो एस या ईएस नहीं लगनी। क्यों नहीं लगनी? कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल, वो डू और डज से हो जाता है। अगर मान लीजिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या लगाएंगे? डू। और अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? डज। ओके, तो बना डालिए, तुम मटर गश्ती करते हो। यू क्या है? प्लूरल है, प्लूरल के खाने में, तो क्या आएगा? डू। यू डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मटर गश्ती करना यानी मूच अराउंड, MOOCHAROUND। मैं अब इसके बाद अदर वर्ड कोई है नहीं है तो कोई चिंता नहीं। यू डू नॉट मूच अराउंड। क्लियर हो गया? मैं आज तो एक या दो वर्ब, एक या दो एक्शन लेकर के मैं तुम्हें सारा फॉर्मूला वगैरह ये समझा रहा हूं, लेकिन यही थोड़ी है कि एक ही जो है एक्शन होता है। भाई जीवन में तो बहुत सारे एक्शन होते हैं। तो मैं कल के लिए आपके लिए बहुत सारे एक्शन लेकर के और उसमें कन्वर्सेशन को समझाऊंगा। मैंने कहा था कि मैं हर चीज को समझाऊंगा, रटाऊंगा कुछ। अब ये हो गया। अब आप ले लीजिए इंटेरोगेटिव। और कौन सा इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव होते हैं 2 टाइप्स। एक तो होता है यस या नो, जिसका जवाब सामने वाला यस या नो में दे देता है। हमने कहा क्या तुम कोचिंग अटेंड करते हो, तो वो यस या नो में जवाब दे देगा। और हमने कहा आप कौन सी कोचिंग अटेंड करते हैं, यस या नो में नहीं दे पाएगा। तो 2 टाइप हो गए, 2 टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप हम लेंगे इंटेरोगेटिव। कौन सा? यस और नो टाइप, यानी जिसका जवाब यस या नो में आता है, हाँ और ना में होता है। जब व्यक्ति कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसके दिमाग में तो पहले ही आ जाती है कि मैं इससे यस या नो में आंसर लेना चाह रहा हूं। ऐसी कोई बात नहीं है।
जैसे क्या वह मटर गश्ती करता है? अब ये क्या है, क्या शब्द पहले आ गया? हिंदी भाषा में अगर क्या शब्द पहले आ जाए तो उसका हमेशा आंसर यस या नो में निकलता है। लेकिन देखो, ये जरूरी नहीं है कि आप यही ढूंढते रहोगे क्या है या नहीं है। अरे ये तो वैसे ही मालूम पड़ जाता है कि क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा रहा है। अब क्या वह मटर गश्ती करता है, तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा सबसे पहले डू और डज। डू कहां आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट होगा तब। और डज कहां आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तब। इसके बाद में आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में आएगा जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे जो भी हो। क्या वह मटर गश्ती करता है? सिंगुलर है वह, तो क्या आएगा? डज। सब्जेक्ट क्या है? वह ही। वर्ब क्या है? मटर गश्ती करता है, मूच अराउंड। डज ही मूच अराउंड, क्या वह मटर गश्ती करता है। इसका ध्यान रखना है, यहां सिंगुलर है ही, तो इसका मतलब ये थोड़ी है तो मूछ में जो है मूछ कर दो, SIS लगा दो, नहीं। यहां तो डू और डज से ही स्पष्ट हो गया। सिर्फ ये कब लगता है SIS? जब एफर्मेटिव यानी पॉजिटिव होता है। वैसे तो ये डू और डज ही सब क्लियर कर देती है। तो डज ही मूच अराउंड। अब मान लीजिए, अब ले लो इंटेरोगेटिव विदाउट यस या नो। चलिए इसको वाइप कर दें। हाँ, इंटेरोगेटिव विदाउट यस और नो, यानी विदाउट यस या नो, हाँ और ना में जवाब नहीं आएगा। तो आपको फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा? जैसे एक सेंटेंस ले ही लो पहले, आप मटर गश्ती क्यों करते हैं? सब्जेक्ट क्या है? आप। मेन वर्ब क्या है? मटर गश्ती करना। और क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है वाक्य के, इसका जवाब हाँ और ना में नहीं होगा। तो हमें फॉर्मूला वही अपनाना है, कौन सा? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर। लेकिन इसमें क्वेश्चन वर्ड आपको देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला पिछला था उसमें क्वेश्चन वर्ड और लगा देते हैं, चीज वही है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला? ये हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड
प्लस डू और डज और प्लस सब्जेक्ट और प्लस जो मेन वर्ब है उसकी तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और इसके बाद अदर वर्ड कर दो। आप मटर गश्ती क्यों करते हैं? आपका मतलब यू, तुम, तो क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? हाँ, क्वेश्चन हो गया क्यों, वाई। क्या आएगा? आप, यू प्लूरल है, डू सब्जेक्ट, यू मेन वर्ब मटर गश्ती करना, मूच अराउंड। वाई डू यू मूच अराउंड? आप मटर गश्ती करते हो। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो चारों रूप हैं वो मैंने आपको समझा दिए, चाहे पॉजिटिव है एफर्मेटिव, नेगेटिव है, चाहे यस या नो टाइप का हाँ ना वाला क्वेश्चन है इंटेरोगेटिव है, या विदाउट यस या नो का क्वेश्चन वर्ड वाला क्वेश्चन है। मैंने चारों समझा दिए। अब ये थोड़ा ही क्या, ये मैथ की तरह फार्मूला लिख दिया बना दिया हुआ नहीं। मैं अगली क्लास में आपके लिए बहुत सारे एक्शन वर्ब लेकर के इनका आपका जो है रिवीजन कराऊंगा। आपके दिमाग में ये आएगा कि इसको कैसे जो है स्पीडली बनाएं। तो अगला जो मेरा वीडियो है, अगली क्लास है, उसको अवश्य देखें। अगर आपने नहीं देखी तो ये ज्ञान इसका सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का आपका अधूरा रहेगा, आपकी तैयारी पूरी नहीं। ओके, नाउ आई पुश ऑफ, सी यू अगेन।